तो मौर्य कला क्यों विशेष है? यदि मान लीजिए ऐसा सवाल आपके मन में आएगा कि मौर्य कला क्यों बाकी कलाओं से विशेष है, क्या है इसमें कि हम मौर्य कला पर इतना जोर देते हैं और उसी से शुरुआत करते हैं पढ़ने की? कुछ बताइए। अच्छा आंसर है, ठीक है। कि इसके पहले जो भी कला का स्वरूप विकसित हुआ उसमें या तो मिट्टी का प्रयोग है या फिर लकड़ी का प्रयोग है, तो उसके साक्ष्य भी कम मिले या तिरोहित हो गया। मौर्य कला में पहली बार संगठित रूप से, व्यवस्थित रूप से पत्थर पर नक्काशी और इस सब चीज़ों का काम शुरू हुआ, तो इसलिए यह एक प्रस्थान बिंदु है, यानी कि यह एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से ट्रांजिशन शुरू होता है, ठीक है। तो यह एक यूनिक पॉइंट है कि पहली बार स्टोन पर स्कल्पचर बनाना शुरू हुआ कब? वैसे यदि देखा जाए तो हड़प्पा में भी है, लेकिन हड़प्पा को हम ऐतिहासिक में लेते नहीं क्योंकि उसका साहित्यिक साक्ष्य अभी पढ़ा नहीं जा सका। अदरवाइज वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनको हम कला, लेकिन उनको कला अभी नहीं मानते हैं क्योंकि उनका ऐतिहासिकता अभी पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुआ, आद्य ऐतिहासिक में है। तो मौर्य काल लिखिए कि मौर्य काल से पहले कला के लिए मिट्टी या लकड़ी का बहुतायत में प्रयोग हुआ, जबकि मौर्य काल में पत्थर का प्रयोग शुरू हुआ, स्टोन। फॉर द फर्स्ट टाइम मिट्टी और लकड़ी की जगह हम लोगों ने क्या यूज किया? पत्थर। तो इससे दो एलिमेंट आए, क्या आएगा? एक निरंतरता और एक स्थिरता। यही सब वर्ड लिखने होते हैं परीक्षा में, ठीक है ना। तो ये दो चीजें आई कला में, क्या आया? एक निरंतरता आई और दूसरी स्थिरता। तो ये आपको लिखना होगा, ठीक है। पत्थर पर कला, मतलब कला जो है, मतलब कि पत्थर का प्रयोग शुरू हुआ, ठीक है ना। इससे पत्थर का उपयोग जो शुरू हुआ, इससे दो चीजें या दो नए एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुए। कौन कौन से? एक निरंतरता और दूसरा स्थिरता, ठीक है। इस कला में यह भी देखा गया कि इस पर दो तरीके के प्रभाव हैं। मौर्य कला में दो तरह के प्रभाव देखे गए। हाँ, जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पे एक तरह का चित्र बना, ठीक है, तो उसी से मिलता जुलता चित्र यहाँ बना, ठीक है, तो इसको निरंतरता बोलते हैं। तब जाके एक स्टेबिलिटी आती है कि यह इसी लाइन का है, इसी परिवार का है, तो इसको कहते हैं निरंतरता। और स्थिरता मतलब होता है कि जो बनाए वो रहा, तो वो स्थिरता हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा दो चीजें और पाई गई मौर्य कला में, जो आप लोग को आंसर में डालना है, वो है स्थानीय प्रभाव और विदेशी प्रभाव का इस पर बात होता है। मौर्य कला में दो प्रभाव स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं, स्थानीय प्रभाव और विदेशी प्रभाव। क्योंकि मौर्य के समय हमारा संपर्क तो विदेश से था ना, तो जब भी संपर्क होगा, जैसे कि आदमी इतना कॉपी पेस्ट का मास्टर होता है कि हम लोग किसी के घर पे गए, देखे कि नहीं वो अच्छा पेंट करा हुआ, तो आगे दिवाली चल ही रहा है, अपने घर में पेंट हो रहा है, रुकवा के दूसरा पेंट करवा। तो इसी को स्थानीयता का प्रभाव बोलते हैं या विदेशी का प्रभाव बोलते हैं, विदेशी। लेकिन मोटे तौर पर जो कला को बांटा गया वो दो भागों में बांटा गया, राजकीय कला और लोक कला। तो तीन चीजें हो गए, स्थानीय और विदेशी का भी है इसमें, और उसके बाद क्या आया? नहीं, राजकीय, राजकीय और दूसरा लोक कला, यह मेन डिवीजन। राजकीय में कौन सा है? राजकीय में तीन चीजें आएंगी। कौन कौन? महल, स्तंभ और स्तूप। यानी एक लिखिए महल, दो स्तंभ और तीन स्तूप। लोक कला में क्या आएगा? मिट्टी की मूर्तियां, यानी मृण मूर्तियां लोक कला में, स्कल्पचर। पहले मूर्तियां ही लिखिए इसमें, ठीक है। फिर मृदभांड लिखिए, और तीसरा क्या है? गुफा पे, गुफा जो है ना उसको थोड़ा सा डिबेटेबल है, दोनों तरफ जाता है, तो मौका लगे तो लिखिए गुफा पे, गुहा, ठीक है। यह चूंकि
यह कलाकार जो है राजकीय संरक्षण में होते थे, इसलिए वो राजकीय कला का है। यानी जो इस वाले चीज़ों को बना रहे हैं, महल बना रहा है तो उसको पैसा कहाँ से मिलेगा? राजा से। संरक्षण कहाँ से मिलेगा? संरक्षण मतलब पैसा देके उनको रहने खाने का व्यवस्था देना, इसको संरक्षण बोलते हैं। तो महल, स्तंभ और स्तूप जो बनाएगा वो एकदम राजा के देख रेख में या राजा के किसी ऑर्डर या आदेश पर बनाएगा। लेकिन जो मूर्तियां बना रहे हैं ये लोग क्या है? स्वतंत्र हैं। जो मृदभांड बना रहे हैं यह राजा के आदेश पर नहीं बना रहे हैं। और कई बार गुफा भी जो है ना वो लोग स्वतंत्र रूप से बना लेते थे। ठीक है, पॉटरी, मिट्टी का बर्तन वगैरह है। इसका ये पॉटरी का ठीक, कोट जो है ना, जो मतलब कि राजा का जो है, कोट आर्ट, तो ये कोट, जो राजा का जो कोट है ना उसको राजकीय कला कहते हैं। और ये पॉपुलर हो गया लोक कला। पॉपुलर पॉटरी, ये स्कल्पचर, और ये है केव्स, ये है पैलेस, ये है पिलर्स, ये है स्तूपी, तो स्तूपी बोलते थे, स्तूपा। ठीक है ना। विद्वान भी हो गया, तो ये इंग्लिश हिंदी दोनों में हो गया। दिख रहा है आप लोग को? तो जिन कलाओं को राजकीय संरक्षण प्राप्त था उनको क्या कहते थे? राजकीय कला। और जिन कलाओं को राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं है, स्वतंत्र कलाकार करते थे, तो उनको पॉपुलर आर्ट कहते थे। तो 6 हो गए इसमें। अब कोशिश कीजिए कि सबका कुछ ना कुछ उदाहरण आप चित्रात्मक तौर पर दे दे। कम से कम 6 हैं तो कितना का दे सकते हैं? 3 का तो दे ही दीजिए। तो एक स्तंभ बना हुआ है ये। तो नॉर्मली स्तंभ में क्या होता था कि ये जो पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। थोड़ा सा ये जो है ना, ये थोड़ा सा ये भी दिखना चाहिए अलग से, ये बड़ा होता था। ठीक है ना। तो उस पार्ट का जो है देख लीजिए, ये नीचे वाला जो है ना, ये पूरा इसका क्या बोलते हैं? हाँ, लेकिन जैसे पेड़ का जो नीचे वाला भाग होता है क्या बोलते हैं? तना। तना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो उस तरह का ये तना वाला पार्ट है, ये पूरा तना है ये। लिख लीजिए, हिंदी में इसको तना ही बोलते हैं, तना पार्ट। ठीक है। उसके बाद ये जो राउंडेड, ये राउंडेड रहता है थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि ये गोल है। तो ये जो पार्ट है राउंडेड वाला, इसको कहते थे लिखिए, मेखला। इसका नाम इंग्लिश में भी मेखला ही रहेगा। क्या है? मेखला। उसके बाद उल्टा कमल है। देखिए, कमल का, इसको उलट देंगे तो कमल की तरह दिखेगा। तो यह है उल्टा कमल। ठीक है। उसके बाद एक चौकोर टाइप का जगह बना हुआ है। देखिएगा, एक चौकोर टाइप का बेस बना हुआ है। ये नॉर्मली जो ये बनता था ना उसमें दिखता है ये। तो चौकोर कमल के ऊपर जो है उसको चौकी बोलते हैं। और ये बीच, ये चौकी है। ठीक है ना। ये बीच में एक थोड़ा सा स्पेस रहता है, ये चौकी है। ठीक है। इसको लिखिए चौकी। और यहाँ पर पशु की आकृति, पशु आकृति, स्तंभ लिख सकते हैं, आकृति। तो फूल को ही स्तंभ कहते हैं, इसलिए इसको तना कहा गया। ठीक है ना। तो और ये जो पार्ट है ना, जिसको हम थोड़ा सा, मतलब ये थोड़ा और चौड़ा होता है बनाने में, ये चीज़ ऐसे कर तब ज़्यादा दिखेगा। ये जो पार्ट है ये एक अलग से रहता था, इसको कहते हैं कंठ। और ये पूरा जो बना इसको कहते हैं स्तंभ। ठीक है। एक कैसे विश्लेषण, मान लीजिए अब ये तना है ना, ये नीचे की ओर चौड़ा होता था, इसका विशेषता है। तो बेसिकली क्या है कि
इन चीजों का चित्र बना के उदाहरण देना है और इसकी व्याख्या कर देनी है आपका मौर्य कला में। चलिए लिखिए, मौर्य कला की विशेषता। उसको यदि भाषा में लिखें तो क्या है कि मौर्य कला में महल, देखिए महल, स्तंभ, स्तूप, महल, स्तंभ, स्तूप, गुफा, पशु की आकृति, स्तंभ, स्तूप, गुफा, पशु की आकृति, महल लिख दिए ना, महल शुरू में, और मिट्टी की मूर्तियां, पत्थर की मूर्ति भी है, और मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां और मिट्टी के बर्तन प्रमुख उपादान हैं। उपादान ऐसे लिखिएगा। मतलब जिनसे हम कला को देखते हैं, मतलब उनका प्रदर्श, सैंपल। तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे महल है तो महल के बारे में एरियन ने क्या कहा, फाहियान ने क्या कहा, पतंजलि ने क्या कहा, इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत कोटेशन दे सकते हैं। लिखिए, राजप्रसाद, मौर्य कला में महलों को राजप्रसाद कहते थे। मौर्य कला में जो आपने पहले यहाँ ये चार्ट बना दिया है, तो जो महल बोलेंगे देखिए उनको राजप्रसाद कहते थे। इसी महल की तुलना एरियन ने, एरियन जो यूनानी यात्री था, एरियन ने सूसा और एक बतना के महलों से की है। दो जगह है वहाँ का, सूसा और एक बतना। मतलब कहा कि ये भव्य, इतने भव्य थे जैसे कि हमारे सूसा और एक बतना में जो महल है वैसे ही भव्य, उस या उनसे भी ज्यादा भव्य किसका महल है? चंद्रगुप्त मौर्य का। इसका महल का बहुत सुंदर था, रहता ना तो भैया देखने लग रहा था, लेकिन हुआ क्या कि उसने उसका छत ही लकड़ी का बनवाया था, इतना दिन तक वो टिक नहीं पाया। अब तो लोग वहाँ पे गाय गोबर सब बांध दिए हैं, सब खत्म हो गया जड़ के। तो बहुत शानदार था, 80 पिलर पे बना हुआ, 80 पिलर्स का महल था। ठीक है, फाहियान लिखता है, इसी महल के बारे में फाहियान लिखता है कि लगता है कि यह भगवान ने बनाया। फाहियान, सॉरी अब आप बोल दी तो हम भी डिस्टर्ब हो गए। ये जो है ना, यहाँ से यह निकाला जाता है, ठीक है। फाहियान लिखता है कि लगता है कि यह महल देवताओं ने बनाया है, मेड बाय गॉड। महल में कई कमरे थे बड़े बड़े, जो महल में कई कमरे थे या होते थे, जिसमें एक विशाल कक्ष के बारे में जानकारी मिलती है। विशाल कक्ष यानी बड़ा कमरा। मान लीजिए महल है तो कई बड़े बड़े कमरे होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा कमरा मिलता है उसमें एक सभा भवन था, कॉन्फ्रेंस रूम। ठीक है, उस सभा भवन में जो बना हुआ है उसमें 80 पिलर्स थे। यानी महल तो कितना बड़ा रहा होगा, जिसका एक कमरा 80 पिलर पर है, तो महल कितना बड़ा होगा। उसी में 80 पिलर्स थे। ठीक है, हाँ हाँ। तो देखिए क्या है कि यदि आपको ये सब चित्र बनाने में दिक्कत है और चित्र बनाने की इच्छा है, मान लीजिए चित्र ये नहीं बन पा रहा है, अब सब कुछ तो नित्या है नहीं कि बना देगा इतना सुंदर, तो और फिर भी चित्र बनाने का मन है, तो करना क्या है कि इसका चित्र बनाइए। नहीं, अब क्या है, 80 तो गोला बनाइए। जल्दी हो जाएगा। 80 अब दिखाने में क्या है, ऐसे ऐसे करके दिखा दिए।
नहीं, डॉट 80 80 डॉट दिखाने में कितना टाइम लगेगा? जितना में ये बनेगा उतना में 80 डॉट हो जाएगा। 80 तो इधर ही बनाई होगी। तो ऐसा आप बना सकते हैं। तो कि मान लीजिए 8-8 का लिए और 10-10 का, तो इधर 8 उधर 10 तुरंत जोड़ दिए, तो आपने तुरंत बना दिया। फिर लिखिए कि इसका छत लकड़ी का था, इसका फर्श लकड़ी का था। जैसे अभी आप लकड़ी का कहीं पे देखते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं लकड़ी लगा होता है, वैसे चंद्रगुप्त बना के छोड़ दिए, लकड़ी का छत भी और लकड़ी का फर्श। तो ये आप बना सकते हैं, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। तो ये सभा भवन था चंद्रगुप्त मौर्य के महल का। तो उसी समय जैसे कला में क्या आता है, जैसे हम लोग देखते हैं किसी किसी शहर में जाते हैं, या पटना में भी आजकल दिख रहा है सड़कें, तो पहले की सड़क और अभी की सड़क में कुछ फर्क है कि नहीं? रोशनी लगा हुआ है, बीच में डिवाइडर है, फिर पूरा मार्किंग किया हुआ, जेब्रा क्रॉसिंग किया, और बगल में चलने के लिए भी बनाया हुआ फुटपाथ, तो फुटपाथ का पत्थर भी, तो वो सब कलाकारिता है। और ओवरऑल यदि हर जगह ऐसा सड़क रहेगा तो क्या है, वो नगर नियोजन है, टाउन प्लानिंग है। तो पाटलिपुत्र के टाउन प्लानिंग का भी काफी बड़ाई ऐतिहासिक तौर पर शास्त्रों में किया गया। ठीक है, तो लिखिएगा कि मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर नियोजन की प्रशंसा की। तो ये सब भी कला है, ऐसा नहीं है कि ये कला नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी आप लोगों से कितने लोग लाल किला घूमे हुए हैं? लाल किला देखें? तो मान लीजिए ये लाल किला का है ना, ऐसे मान लीजिए ऐसे का ये है ना एंट्रेंस, उसका मेन गेट है, यहाँ से ऐसे जाना होता है। इधर देखिएगा कि कुछ इस तरह के चित्र ऐसे 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 लाल किला में बना हुआ है। ठीक है, ये पूरा लंबा है, ऐसा ही उधर भी बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि इस जगह पे देखिएगा कि एक गैप है, गड्ढा जैसा दिखता है, और यहाँ पे पिलर है, और यहाँ से मेन दीवार है, और ये जो स्पेस है ना ये खाली है। जैसे ये मान लीजिए लाल किला का ये हो रहा बाउंड्री है, तो यहाँ एक गड्ढा जैसा है, और यहाँ पर पूरा बिल्डिंग बना हुआ है। तो ये जो स्पेस है ना, इसमें देखिए अभी खाली और सूखा है, लेकिन गड्ढा पूरा है, तो पानी भरा रहता था। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ भी था। ठीक है, लिखिए यमुना नदी पीछे और हाँ ये, हाँ वो ठीक है पानी, लेकिन यमुना नदी तो पीछे है ना। तो ये लोग क्या क्या सुरक्षा के लिहाज से बनाते थे। तो प्राचीर, प्राचीर मतलब जो महल का मेन जो बाउंड्री वाल है उसको प्राचीर बोलते थे। तो प्राचीर के चारों तरफ 60 फीट गहरा खाई था। देखिए महल के दीवारों के या प्राचीर के चारों तरफ कितना गहरा खाई था, 60 फीट। और उस महल में प्रवेश के लिए 64 दरवाजे थे। और कहा जाता है कि यह तो गहराई है, और ये जो दूरी है ना मेन महल और इस बाउंड्री लाइन का, यह लगभग 600 फीट का होता था। 600 फीट मतलब कि जो गहराई है 60 फीट, और उसकी चौड़ाई हो जाएगी, पानी जो उसमें है चौड़ाई कितना हो जाएगा, 600 फीट। 600 फीट मतलब कितना हो गया, लगभग 200 मीटर के आसपास। 64 दरवाजा होता था। तो ये यही विशालता है। तब ने कहा कि भगवान बनाए हैं, आदमी नहीं बनाए। तो महल के बारे में कुछ और भी पता चलेगा तो लिखिएगा। इसको भी बना सकते हैं, यदि आपको ये बनाना नहीं है तो महल का ही बना दीजिए। एक तो हल्का सा दीवार जैसे, कैसे सब दीवार बन रहा है ऐसे, यहाँ पानी उन्हें दिखा दीजिए, गहराई और चौड़ाई थोड़ा सा दिखा दीजिए साइड में। इस तरह का चित्र बना सकते हैं। देखिए अगला स्तंभ जो है उसके बारे में कुछ लिखिए। स्तंभ जो है, मौर्य काल में विभिन्न स्तंभ पाए गए हैं। मौर्यकालीन कला के अन्य निदर्श के तौर पर, लिखिए भाषा में लिखिए, कला के अन्य निदर्श के तौर पर मौर्यकालीन स्तंभों को लिया जा सकता है। निदर्श, 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 वही उसी के लिए अलग अलग शब्द दे रहे हैं। हाँ मतलब सैंपल या फिर एग्जाम्पल। तो कला के अन्य निदर्श के तौर पर देखिए, निदर्श, प्रदर्श, उदाहरण, यथा,
ये सारे एक जैसे शब्द, हम बार बार अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं ताकि आपकी भाषा समृद्ध हो। प्रदर्श दूसरी बार बोले, पहली बार निदर्श बोले थे, तो आप निदर्श भी लिख सकते हैं, प्रदर्श भी लिख सकते हैं। नहीं नहीं, वो सब मत लिख लीजिए, फिर गड़बड़ हो जाएगा। चटनी अचार में डुबा के नहीं खाया जाता है। नहीं नहीं, वर्ड हो जाएगा, आप हमारे साथ है ना, तो हो जाएगा, घबराइए मत, ज़्यादा ही हो जाएगा। तो कला के अन्य निदर्श के तौर पर स्तंभ, स्तंभ मौर्यकालीन, या मौर्यकालीन स्तंभ लिखिए, स्तंभ मौर्यकालीन स्थापत्य कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है। ठीक है, इन स्तंभों को मौर्य राजाओं ने और खास करके अशोक ने अपने राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्थापित करवाया था। इन स्तंभों को मौर्य राजाओं ने, खास तौर पे अशोक ने, अपने राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्थापित करवाया था। ठीक है, प्रमुखतः ये दो प्रकार के हैं। स्तंभ कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। पहला लिपिबद्ध, यानी जिन पर कुछ लेखबद्ध भी लिखते हैं, जिन पर कुछ लिखा गया है, यानी जिन पे एडिक्ट्स हैं, रॉक एडिक्ट्स है ना उसके। और दूसरा सादे हैं, जिन पर कुछ लिखा नहीं है, तो वह क्या है? वो केवल कला है। पहला है लिपिबद्ध या लेखबद्ध, लिपिबद्ध या लेखबद्ध, यानी जिस पर कुछ लिखा हुआ है, विथ इंस्क्रिप्शन और विथ एडिक्शन, एडिक्टेड है वो, एडिक्शन EDICT। ठीक है, तो दो तरीके के हैं। अब पूछता क्या है कि कहाँ पर, पीटी में पूछ देगा कि कहाँ पर सादे स्तंभ है, ये पीटी का क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे बताइए, अशोक के सादे स्तंभ कहाँ मिलते हैं? वेरी गुड, रामपुरवा और बसाड़। बसाड़ और रामपुरवा में सादे स्तंभ है, बाकी लगभग हर जगह कुछ न कुछ लिखा हुआ है। डिजाइनिंग सादा मतलब कि लेख नहीं है, लेख नहीं है। ठीक है, यह पूरा पूरा स्तंभ एक पत्थर में बनता था, इसको कहते हैं एकाश्मक, एकाश्मक पत्थर। ठीक है, 20-20 फीट तक लंबा होता था, 50-50 टन तक का वजन है एक स्तंभ का, एकाश्मक। ठीक है, इनकी विशेषता क्या है? एकाश्मक, अस्म जो होता है ना, अस्म मतलब होता है पत्थर, अस्म मतलब पत्थर, तो एकाश्म मतलब एक पत्थर, एकाश्मक। तो ये सारे क्या है? एकाश्मक है, पहला विशेषता। दूसरा विशेषता है इनकी लंबाई लगभग 20-20 फीट होती थी, 20 फीट के आसपास इनकी लंबाई होती थी। इनका वजन, तो ये फीट में कर दीजिए, इनका वजन कितना है? तो लगभग 50 टन के आसपास इनका वजन है, तो टनेज दे दीजिए इसमें। और इनके सबके ऊपर चमकदार पॉलिश होती थी, आप लोग गए थे तो देखे थे उसमें, तो चमकदार पॉलिश भी इनकी विशेषता है। मनुष्य की इच्छा शक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है। अधिकांश जो इनके ये हैं लाल बलुआ पत्थर का, इनकी पत्थर का क्वालिटी क्या है? लाल बलुआ पत्थर। तो क्या क्या 50 टन के आसपास, और मिनिमम 20 फीट से शुरू होता है, इसका मैक्सिमम लंबाई नहीं है। लंबाई जो सबसे लंबा जो स्तंभ है वो 50 फीट तक का है, तो 20 फीट से स्टार्ट और 50 फीट तक जाता है, और वजन कितना है? 50 टन तक। ठीक है, तो जो 50 फीट का होगा उसका वजन तो और ज़्यादा होगा, मिनिमम 50 टन। पॉलिश कैसी है? चमकदार है। कई बार तो ये विश्वास ही नहीं होता है कि वह पत्थर का बना है, इतना चमकदार होता है, लगता है कि पेंट किया हुआ अलग से। पत्थर का क्वालिटी क्या है? तो लिखिए लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर कहाँ से आता था? चुनार, चुनार का है। ठीक है, स्तंभ जो देख रहे हैं इसका व्याख्या कर सकते हैं, नीचे चौड़ा ऊपर पतला। फिर ये सबको डिटेल कर दीजिएगा कि मेखला होता था, उल्टा कमल, कंठ, चौकी, ये तो लाइन दे दी। क्या बताना, लिखाना पड़ेगा? ठीक, तो आगे बढ़िए। स्तंभ के शीर्ष पर हमेशा जो है पशु की आकृति या विशेषता है। स्तूप का देख ही लिए किस तरीके से बनता था। ये जो पार्ट है ना स्तूप का, यहीं पर बुद्ध के अवशेष रहते थे। बुद्ध के शरीर से, बुद्ध के जीवन से, बुद्ध के अवशेष, यानी कि बुद्ध का जो
दाह संस्कार हुआ, उससे जो जो भी अवशेष बचे उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट इसमें डाला जाता था। ये जब भी सूप बनता था उसका खासियत, कहीं कोई पार्ट, कहीं कोई पार्ट, कहीं कोई पार्ट। ठीक है, तो ये स्तूप वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है। माना जाता है, बौद्ध ग्रंथों में चर्चा है कि 84,000 स्तूप बनाए थे। कितने? 84,000। लेकिन यह कुछ ज़्यादा नहीं है, इसका प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन इसका अर्थ क्या है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्तूप बनाए गए थे। स्तूप की संरचना समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? स्तूप में क्या है? एक तोरण द्वार है, यानी वो प्रवेश द्वार है। ठीक है, एक प्रदक्षिणा पथ है बीच में जिस पे घूमने का रास्ता है। तो यह संरचना है। एक वेदिका है जो नीचे में है। इसमें जो छत्र होता था ऊपर में ना, यह छत्र जो ऊपर में बनाया हुआ है उसमें 3 डंडी होती थी। ये तीनों डंडी अलग अलग चीज़ों का प्रतीक होता है, यानी सिंबल होता है। पहली डंडी श्रद्धा, देखिए पहली डंडी श्रद्धा का प्रतीक, दूसरी डंडी सम्मान का प्रतीक, और तीसरा उदारता। यानी यदि यहीं पर लिख दें तो क्या हो जाएगा? यह है श्रद्धा, यह है सम्मान, और यह है उदारता। हाँ, ऐसे सीधा सीधा पूछा जाएगा। यदि पीटी में पूछे कि बुद्ध के अवशेष स्तूप के किस भाग में रखा जाता था, तो हर्मिका में बुद्ध के अवशेष रखते थे। तो स्तूप का डिजाइनिंग और जो डिजाइन बनाएंगे उसको लिख दीजिएगा, या एक पार्ट हो जाएगा। जो आंसर लिख के दिखाइएगा उसमें हम देख लेंगे कि इसकी भाषा क्या है। ठीक है, अगला क्या है जो यहाँ पे बताए थे? स्तंभ, महल हो ही गया, तीनों हो गया। अब आइए लोक कला, मूर्ति। ठीक है, इसी बीच की कड़ी है गुफा। गुफा दोनों तरफ जाती है। गुफा जो है राजकीय कला में भी है और गुफा लोक कला में भी है। तो गुफा में पहला लिखिए, ज्यादातर गुफाएं कहाँ पाई गई हैं? मौर्य काल के गया में। तो एक बराबर की गुफा है और एक नागार्जुन की गुफा है। बराबर की पहाड़ी में जो गुफा है उसमें 2 गुफाएं हैं, सुदामा की दरी और कर्ण चौपोर की गुफा। देखिए बराबर की पहाड़ी में 2 गुफाएं हैं। एक गुफा का नाम है सुदामा की दरी और दूसरे का नाम है कर्ण चौपोर। दो अलग अलग गुफाएं हैं। बराबर की पहाड़ी में 2 गुफा है। कौन कौन? सुदामा की दरी और कर्ण चौपोर की गुफा। सुदामा की दरी, सुदामा की गुफा भी लिखते हैं और सुदामा की दरी भी लिखते हैं। सुदामा की जो दरी है ना, यह पूरे जो गुफाओं का जो इतिहास है सबसे पुरानी है। मतलब मौर्य काल की सबसे पुरानी गुफा सुदामा की दरी है। और ये ठीक है, और ये जो है जो गुफा है, मतलब ये आजीवकों को अशोक ने दान में दिया था। आजीवक संप्रदाय को अशोक ने दान में दिया था। इसका मतलब क्या हुआ? ये राजकीय कला में आ गया, नहीं आ गया? चलिए, नागार्जुन की पहाड़ी में भी अशोक के पौत्र दशरथ ने कुछ गुफाएं बनाई थी। आप लोग देखे थे उस दिन गए थे म्यूजियम में, देखे थे ना? वहाँ गुफा जो बनाया था उसमें बहुत तेजी से आप लोग निकल गया, लेकिन वही दोनों गुफाएं थी वहाँ पर। नागार्जुन की पहाड़ी भी थी और सुदामा की दरी भी थी। हाँ, बराबर की गुफा में दोनों था। ठीक है, तो ये जो नागार्जुन की पहाड़ी में 3 गुफाएं हैं। देखिए, नागार्जुन की पहाड़ी में 3 गुफा, ये पीटी और मेंस दोनों में समान रूप से इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन की पहाड़ी की कौन कौन सी गुफा है? तो सबसे प्रसिद्ध गुफा है लोमस ऋषि की गुफा। लोमस ऋषि की गुफा। एक गुफा बहुत कम सुनने को मिलता है, नाम है गोपी गुफा। और तीसरा गुफा का नाम है वर्थिका। ये लिख नहीं पाइएगा, देख के आप, वर्थिका, वर्थिका। ठीक है, चलिए, ऐसा नहीं है कि गुफाओं की कोई सनातन विशेषता नहीं थी, नहीं कि स्ट्रक्चरल क्वालिटीज इसकी भी होती थी, नहीं? हाँ, संरचनात्मक क्या हो सकता है? कि मान लीजिए गुफा है, अब ये पहाड़ी है, यहाँ पर गुफा बना है, ऐसे ना होता था गुफा, तो इसका एक दरवाजा भी बनता था, क्योंकि रहने के काम आ रहा है ना ये। तो गुफा बनाया लेकिन उसका गेट भी लगा दिया। हाँ, अंदर बाहर जो खोले, जहाँ तक सेट कर जाए, सांचा ही तो बनाना है। तो लिखिए, गुफाओं में अंदर में कमरे बने होते थे।
गुफा की विशेषताएं, स्पेशल फीचर्स ऑफ केव्स। ठीक है, तो उसमें किसी में एक, किसी में दो, लेकिन ज़्यादातर गुफाओं में 2 कमरे बने होते थे। गुफा में जो कमरा बनेगा वो कैसा होगा? होना तो चाहिए गोल, लेकिन ये लोग इतना मेहनत करते थे, चौकोर ही कमरा बनाता था। गुफा में चौकोर कमरे होते थे, यानी क्या बोलेंगे, स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में चौकोर कमरे होते थे। लेकिन गुफा का खासियत क्या होता था कि छत जो है ना वो बेलनाकार होती थी, ऐसे बेलनाकार छत होती थी। ये इस तरह का, मान लीजिए ये बेलन का आकार हुआ ना, हाफ बेलन का, इस तरह की छत होती थी, नीचे चौकोर रहता था, तो मैच कर जाएगा। दरवाजा जो बनाते थे लकड़ी का लगाते थे, तो खोलने बंद करने का आंसर मिल गया ना। और गुफा के दीवार पर भी और छत पर पॉलिश करता था, चमकदार पॉलिश। गई हैं आप? तो अनुवाद बनाइए, गया 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 तो गया ही रह गया। तो क्या क्या विशेषताएं हो गई गुफा की? 5 विशेषता बताए मैंने। कविता आप बताइए। ठीक है, एक हो गया। ठीक है, हाँ, पॉलिश होता था। ठीक है, और कमरे कितने होते थे? मैक्सिमम में सब में 2 कमरे होते थे। ज़्यादातर में तो यही फीचर हो जाएगा ना, जिसमें जो ज़्यादातर में 2 कमरे होते थे तो वो फीचर। ठीक है, एक इसके बाद हमने क्या किया, मूर्ति कला। तो एक मूर्ति तो स्तंभ में आप देख चुके हैं, देखे हैं जो स्तंभ बताया राजकीय कला में, तो उसमें मूर्ति है कि नहीं है? हाँ, ये तो यह पहला मूर्ति है, यही पहला मूर्ति है। ठीक है, तो मूर्ति कला के 2 भाग हो गए। कहाँ कहाँ? स्तंभ के जितने भी स्तंभ बने हैं सब में पोषों की आकृति है, तो सब मूर्ति है। और दूसरा क्या है, अलग से मूर्ति बनाएगी किसके द्वारा? स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा, जो खुद कलाकारों ने बनाई मूर्तियां। तो इसका 2 भाग हो जाएगा मूर्ति कला का। यहाँ कहा गया मूर्ति कला, ये है। ठीक है, तो इसमें एक स्तंभ वाला पार्ट हो गया और एक हो गया स्वतंत्र कलाकार के द्वारा मूर्ति कला। यह इतिहास में श्रेय जाता है मौर्य को ही, कि मौर्य काल में ही मूर्ति कला का मतलब सर्वोत्तम विकास शुरू हुआ। ठीक है, उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है मूर्तियों का। हड़प्पा में क्या है, मूर्ति कला थी लेकिन व्यवस्थित विकास नहीं दिखता है, लेकिन मौर्य काल में मूर्ति कला का व्यवस्थित विकास दिखता है। स्तंभ के ऊपर जो मूर्तियां होती थी उसमें ज्यादातर क्या होते थे? परसों आप लोग जो गए थे म्यूजियम, उसमें एक चीज ध्यान दिए होंगे कि जितना ऊपर का पार्ट है वो ज़्यादा बढ़िया दिखता था और नीचे आते आते खराब होता था। हाँ, तो वो तो ये यक्षिणी वाली मूर्ति में कहा, लेकिन नॉर्मली भी क्या है ना, जितने स्तंभ होते थे ना अशोक काल के या मौर्य काल के, उसमें टॉप पार्ट ज़्यादा अच्छा बनता था और नीचे का पार्ट थोड़ा सा धूसर रहता था। क्यों? क्योंकि नीचे का पार्ट उसको पे ज़्यादा फोकस नहीं होता है, कोई भी आएगा तो ऊपर देखेगा। तो इसलिए इसमें ये देख रहे हैं ना, नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा ऐसे जनरल टाइप का होगा? चित्र में भी लग रहा है। ऊपर जाके सबसे बेस्ट पार्ट ये होता था, और नीचे का पार्ट तो एक नॉर्मल डिस्क्रिप्शन हो सकता है कि मौर्यकालीन स्तंभों में जो मूर्तियां होती थी वो उसका बेस्ट भाग होता था। यानी कि पूरे स्तंभ में कई भाग है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो मूर्ति बना है ये बेस्ट पार्ट है। ज्यादातर किस चीज की मूर्ति है, यह भी लिख दीजिएगा। सिंह बैल मत लिख दीजिएगा परीक्षा में, वृषभ लिखिएगा। ठीक है, सिंह, वृषभ और हाथी, एलिफेंट, यानी लायन, बुल एंड एलिफेंट। जितने भी इस तरह की मूर्तियां बनी हैं पशु आकृति वाली, उसमें सारनाथ की जो मूर्ति है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। मोस्ट फेमस कहाँ की है? सारनाथ वाली। ठीक है, उसमें कितने शेर हैं? सारनाथ का जो स्तंभ है उसमें कितना शेर है? 3। कृतिका 4 है, 4। एक दिखता नहीं है, 3 दिखते हैं। एक को जूम करना पड़ता है, मतलब 3D में ऐसे जाइएगा तो सब दिखेगा। वही है। हाँ ठीक है, सबके पीठ चिपके हुए हैं। उसमें कई बार पीटी में पूछ देता है, तो उसको लिख लीजिए, मेंस में वो आंसर में लिखिए तो क्वालिटी आ जाएगा। जैसे कि
चौकी जो बना हो ना, ये चौकी, इस पर क्या क्या बना होता, कैसे ही बनाने की कोशिश की है, बहुत अच्छा ही बनाई है। ठीक है, तो ये चौकी पर क्या क्या होता था, तो बैल, घोड़ा, सिंह और हाथी, 4 जानवर होते थे। बैल यानी वृषभ, घोड़ा, सिंह और हाथी। उसमें भी चारों मतलब रहते थे। ज्यादातर सिंह नहीं होता था, लेकिन कहीं कहीं सिंह भी है। तो इधर क्या सिंह नहीं, 4 ही होगा ना, सिंह वृषभ तो कॉमन है, और हाथी। चौकी को बोल रहे हैं, ये तो ऊपर 4 शेर है और नीचे 4 है, आकृति है। तो 4 ही हुआ ना वो, क्योंकि लाइन तो दोनों कम। वृषभ, वृषभ मतलब बैल। ऑक्स या बुल कह सकते हैं। हड़प्पा काल में गाय का कितना प्रमाण मिला है? बहुत मिला है, हर जगह गाय ही मिला है, लेकिन बैल का प्रमाण मिला है? तो बैल नहीं है, मतलब बैल का मूर्ति मिला है, चित्र मिला है, चित्रांकन मिला है, मतलब कोई खिलौना गाय, बैल वाला खिलौना कोई मिला है? फिगरीन नहीं मिला। ये ध्यान रखिएगा, बैल का कोई प्रमाण, बैल का कोई हड्डी उड्डी टाइप का कोई चीज नहीं मिला है, लेकिन होगा कि नहीं होगा? क्यों? बस वही है। ठीक है, तो इस तरह से एज्यूम भी किया जाता है कि मान लीजिए प्रमाण नहीं मिला तब भी वो हो सकता है। चलिए, चक्र कितना बना होता था? जो ये चौकी है उसमें कितना चक्र होता था? ये भी 4, चक्र भी 4। ठीक है, ये 4 चक्र बुद्ध के जीवन के 4 चरण हैं। 4 चक्र बुद्ध के जीवन के 4 चरण हैं। जो अभी जो भारत का झंडा है उसमें कितना चक्र है? कितने तिलियां हैं? 24 तिलियां हैं। ठीक तो है, तो क्यों तुम इतना 24 चक्र है, 24 तिलियां। ठीक है, तो यह जो है, यह 24 तिली ही लिया गया भारत के झंडे में, वहीं से लिया गया, उसके भी चक्र में 24 तिलियां। लेकिन पूछ दे कि चक्र जो है वो तो जीवन का चक्र है, 4 है इसलिए, लेकिन चक्र में जो ये तिलियां है ये किसी का प्रतीक था वहां पर, तो यह धम्म चक्र प्रवर्तन का द्योतक था। भारत के झंडे पर अब ये किया गया, सारनाथ से जो लिया गया उसी का है। ठीक है, अन्य उदाहरण तो आप लोग को बता ही चुके हैं कि बसाड़, रामपुरवा में कोई चित्र ये नहीं है। ठीक है ना, लेकिन पशु आकृतियां हर जगह हैं। तो आपको और बढ़िया आंसर लिखना था तो लिख लीजिए कहाँ कहाँ कौन कौन सा पशु है। लिखिए, बसाड़ में शेर का है, यानी सिंह का। बसाड़ में किस पशु की आकृति है? शेर की या सिंह की। रामपुरवा में वृषभ, वृषभ, वृषभ। ठीक है, लौरिया अरेराज में भी बैल या वृषभ, और लौरिया नंदनगढ़ में शेर यानी सिंह। एक और लिख लीजिए, जब इतना लिख लिए तो संकिशा एक जगह है, संकिशा, संकिशा। लौरिया नंदनगढ़, संकिशा एक जगह है, संकिशा, दोनों दंत से होता है, संकिशा। यहाँ भी सिंह की आकृति है, उत्तर प्रदेश में है, मतलब सटा हुआ है, कुशीनगर से थोड़ा दूर है संकिशा। तो सबसे सुंदर जो ये है मौर्य स्तंभ, पूछे कि कौन सा है, तो वैसे तो सब सुंदर ही है, लेकिन लौरिया नंदनगढ़ का जो है वो सबसे सुंदर में से कहा जाता है। अरेराज, अरेराज जगह ही है, हाँ पश्चिमी चंपा, अरेराज, हाँ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, फिनिश कर देते हैं तो फिर लटक जाएगा। ठीक है ना, आगे फिर हमने क्या था, स्वतंत्र कलाकारों की। ये तो हो गया पशु आकृति, जो स्तंभ के ऊपर में रहा, ये मूर्ति हो गया। अब स्वतंत्र कलाकारों की मूर्ति लिखिए। ये स्वतंत्र कलाकार बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? भारतीय जनजीवन का, यानी कि जो आम डेली लाइफ स्टाइल से संबंधित चीजों को बनाएंगे। तो ऐसा ही अंकन किया किसने? स्वतंत्र कलाकारों ने, लेकिन इन्होंने भी यक्ष यक्षिणी की मूर्ति बनाने पर विशेष जोर दिया।
आप लोग को ध्यान रखिए कि अभी तक भारत में देवी की मूर्ति बनाने की परंपरा नहीं है। मातृ देवी को हड़प्पा में मानते हैं, लेकिन अभी तक किसी देवी देवता का मूर्ति नहीं बनता था। ध्यान रखिए, मौर्य काल तक क्या है, मूर्ति बन रही, कोई देवी देवता का मूर्ति दिखा नहीं, दिखा। बुद्ध की मूर्ति के अलावा कुछ नहीं दिखा। तो देवी देवता का अंकन नहीं हुआ, लेकिन जो ये यक्ष यक्षिणी का जो मूर्ति बना, यही आगे जाकर स्वरूप पकड़ा किसी का, देवी और देवता का। तो यह देवी देवताओं का प्राचीनतम रूप है, या विकास का प्रथम चरण है, यानी इवोल्यूशन का फर्स्ट फेज है। ठीक है, तो प्रचलित क्या था सबसे अधिक, यक्ष यक्षिणी का मूर्ति बनाना, और कई जगह से मिले। ठीक है, इन मूर्तियों में क्या होती थी, चमकदार पॉलिश होती थी, जीवंत अभिव्यक्ति होती थी, एकदम लाइवली लगता था, देखने से क्या लगता था, लाइवली। कहाँ कहाँ से मिला वो लिख लीजिए। जैसे यक्षिणी की मूर्ति पटना के दीदारगंज, यक्षिणी की, यक्षिणी यक्षिणी, एक छोटी की मात्रा, एक बड़ी की मात्रा, यक्षिणी। दीदारगंज। दूसरा है बेसनगर, मध्य प्रदेश में, यहाँ भी यक्षिणी की मूर्ति मिली है। बेसनगर मध्य प्रदेश, यक्षिणी की मूर्ति, बेसनगर मध्य प्रदेश, बेसनगर। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए परखम, मथुरा के पास एक जगह है, यहाँ से यक्ष की मूर्ति मिली, परखम से यक्ष की मूर्ति मिली। और राजघाट, यहाँ से भी यक्ष की मूर्ति मिली। ठीक है, राजघाट बनारस में। राजघाट, राजघाट तो गांधी जी का वो है ना, दिल्ली में बनाया गया, उसको कहते हैं, लेकिन राजघाट जगह पूछे तो बनारस में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा साइट है, हम लोग गए हुए वहाँ पर, तो राजघाट। ठीक है, तो अब ये बताइए एलिसा, आप बताइए कहाँ से यक्षिणी की मूर्ति मिली और कहाँ से यक्ष की मूर्ति मिली। आप लोग मत बोलिए, उनसे पूछ रहे हैं। यक्षिणी की मूर्ति किन दो जगहों से मिली और यक्ष की मूर्ति किन दो जगहों से मिली। वेरी गुड, परखम मथुरा। ठीक है ना, मथुरा और राजघाट से क्या मिला, यक्ष की मूर्ति, और दीदारगंज और इससे क्या मिला, बेसनगर से यक्षिणी, यानी दो जगह से यक्ष और दो जगह से यक्षिणी। ठीक है ना, चलिए, तो यक्षिणी की मूर्ति तो आप लोग परसों देख कर आए हैं। जो लोग ऑनलाइन थे वो लोग फोटो ही देखे होंगे, लेकिन आप लोग को तो घुमा कर लाया जो लोग यहाँ थे। लेकिन ये इतना तय है कि यदि आप सब लोग पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे, मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे, तो इंटरव्यू के पहले यदि मौका लगेगा तो एक बार आप लोग सबको घुमा देंगे बिहार में, जो भी देखने लायक चीज़ें हैं। हो सकता है बिहार ट्रिप ही बना दें, तो सिंसियरली कम से कम उस ट्रिप के लिए पढ़िए। देखिए, जो यक्षिणी की मूर्ति दीदारगंज में देखे थे, कुछ उदाहरण बताइए तो आप लोग की क्या उसमें विशेषता दिखी थी आपको। खुरदरा हो रहा था। ठीक है, ठीक है। उसमें एक बात आपने नोटिस किया कि वह उतना ही साइज का था जितना आदमी का साइज होता है, 5.5 फीट का था। हाँ, 5.5, 5.5 फीट का था। तो नॉर्मली औरतों की हाइट वही है, 5-5.5 फीट, 5.5 फीट बेस्ट हाइट माना जाएगा। ठीक है, चमकदार पॉलिश, और नारी का सौंदर्य का व्यक्ति जिस चीज से हो सकता है वो बहुत बेस्ट तरीके से था। हाथ में क्या था, चामर था, इसीलिए उसको चमर ग्रहिणी बोलते हैं। ग्रह में आकार नहीं होगा, ग्रह। ठीक है, ग्रहिणी यानी जिसने चामर ग्रहण किया है, या चामर धारिणी, जिसने चामर धारण किया है। ठीक है, तो इसी तरह का था। लेकिन बेसनगर में जो यक्षिणी की मूर्ति है वो 6 फीट 7 इंच का है, तो वो लाइफ से ज़्यादा बड़ा है, यानी वो क्या है, लार्जर देन लाइफ प्रोजेक्शन है। वैसा होता तो नहीं होगा साइज। उसका मुंह तोड़ दिया है बेसनगर में, जो उसका बाह और मुंह टूटा हुआ है। तो हाँ, ये तो इसमें तो बताया था, क्या कहानी बताया था, सांप घुस गया था। तो उस सांप को घुस गया छेद में, तो निकालने के चक्कर में खुदाई किया कि सांप गया कहाँ, तो उसमें खट खट करने लगा। तब एक आध जगह टूटा होगा, तो फिर लगा ये तो खतरनाक चीज निकल गया। ठीक है, ज्यादातर ये बलुआ पत्थर के बने होते हैं। हर के कौन पत्थर के, तो बलुआ पत्थर के। सारे यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां किससे की हैं, बलुआ पत्थर के।
सब में पॉलिश है, सब में। तो जो आपने वहाँ देखा है ना, ये चारों में लिख दीजिएगा सब हो जाएगा। साइज में ये वाला थोड़ा सा 6 फुट 7 इंच बेसनगर है और परखम वाला 7 फीट का है। यह रियल है, दीदारगंज वाला रियल है। लोक कला में अन्य मूर्तियां भी मिलती हैं, जैसे पटना में एक बुलंदी बाग जगह है, वहाँ पर एक मूर्ति मिली थी, लिख लीजिए। बुलंदी बाग से एक छोटा बच्चा और एक माँ की तस्वीर मूर्ति मिली है। एक बच्चा को मतलब नहीं तो वात्सल्य भाव से रखे हुए है माँ। तो माँ और बेटे की मूर्ति, बुलंदी बाग, पटना। ये उदाहरण है, आप यूज कीजिएगा अपने आंसर में। उसकी विशेषता क्या है कि ममता का भाव दिखता है। उसी तरह से कालसी एक जगह है देहरादून में, कालसी उत्तराखंड, तो हाथी का एक मूर्ति मिला है। कालसी, कालसी देहरादून, हाथी की मूर्ति मिलती है। उत्तराखंड और देहरादून है ही ना, जैसे कि तीन वृत्त बनाया ना, ये उत्तराखंड है, ये देहरादून है और ये कालसी। सेट थ्योरी समझोगे समझ में आ जाएगा। ये इसके अंदर है, इसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। देखिए हम रॉ फैक्ट दे रहे हैं, आंसर क्राफ्ट करके भी दे रहे हैं मोटा मोटी, लेकिन इसको फिनिश करके आपको देना है। तो एक वो लोहानीपुर वाली मूर्ति भी अब म्यूजियम में देखे होंगे, बहुत लोग मिस कर गए क्योंकि बहुत लोग तेजी से भी निकलना होता था ना। लोहानीपुर में जो जैन तीर्थंकर की एक मूर्ति है, ठीक है ना। देहरादून में हाथी की मूर्ति पत्थर से काट के बनाई गई, हाथी की मूर्ति, जिसका मार के हाथ पैर तोड़ दिया था, वही जैन तीर्थंकर की मूर्ति। कबंध जिसको कहते हैं, वही से। और धौली उड़ीसा में भी एक हाथी मिला है। कालसी के बाद लोहानीपुर में जैन तीर्थंकर की मूर्ति मिली है, और धौली में मिला है उड़ीसा में हाथी। मौर्य काल में हम क्या देख रहे हैं, न केवल स्तंभों पे मूर्तियां बनी है, अलग से मूर्तियां बनी, और न केवल बनी है बल्कि बहुत ही सुंदर हैं, और जो विशेषताएं हैं बहुत ही मतलब क्या होता है स्पेसिफिक है, यानी कि मतलब उसको, हाँ डिटेल सारा चीज़ है, चमकदार है, और उसको व्यवस्थित भी किया गया, और उस पर 2 तरह का प्रभाव दिखता है। किसका? एक स्थानीय प्रभाव, और एक विदेशी में क्या, गांधार और यूनान का प्रभाव दिखता है। पशु भी स्वाभाविक थे ही। तो ये हो गया मूर्ति का मतलब कि जो कलाएं हैं और कला की विशेषता, ठीक है। ये एक खंड हो गया। जब इसका आंसर लिख के आइएगा तो इस पर एक बार हम चर्चा कर देंगे कि जो आलोचना, जैसे कि विदेशी प्रभाव के पक्ष में क्या क्या तर्क है और देसी प्रभाव के पक्ष में क्या क्या तर्क है, या दोनों को न्यूट्रल करने के लिए क्या क्या तर्क है, वो एक अलग से इसमें डिटेल जोड़ देंगे। पहले हेड का व्यवस्था आप लोग कर लीजिए, यानी कला के जितने भी रूप हैं उनका थोड़ा सा विवरण दीजिएगा, उसके बाद उनको उदाहरण दीजिएगा, संभव हो तो चित्र बनाइएगा, और एक फिनिशिंग लाइन में उसको इंट्रोडक्शन के साथ खत्म कीजिएगा। तो मृदभांड भी जैसे कि वही लिखना है कि बहुत सारी बर्तन बनते थे जो कलात्मक होते थे। पॉलिश जो NPW आप देखे पॉलिश, वो सब इसी समय का है, मौर्य काल का ही। हाँ, पेंटेड वेयर जो बने तो मतलब कि मिट्टी के बर्तन बनते थे और उन पर पेंट भी चढ़ाया था। वो पेंट ऐसा होता था कि आज तक वही चमक बरकरार है।